आपका लोहिया नॉलेज पॉइंट में आज हम पढ़ेंगे राजस्थान करंट अफेयर जून माह 2023 का। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलो शुरू करते हैं हम आज का सेशन, जिसमें सबसे पहले है प्रदेश में चिकित्सक विभाग की एनीमिया रिपोर्ट में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है। कौन सी है एनीमिया रिपोर्ट है, कौन रहा है, जयपुर रहा है। जयपुर जिला क्या है, चिकित्सा विभाग की एनीमिया रिपोर्ट में क्या रहा है, जिला प्रथम स्थान पर रहा है। कौन रहा है, जयपुर। ठीक है, इसमें देखो चिकित्सा विभाग द्वारा जारी एनीमिया रोग रैंकिंग में जयपुर को प्रथम, डूंगरपुर को अंतिम स्थान मिला है। ठीक है, जो एनीमिया रोग होता है उसकी रैंकिंग में जयपुर को तो क्या मिला है, प्रथम स्थान मिला है, और डूंगरपुर को क्या मिला है, अंतिम स्थान मिला है। ठीक है, फर्स्ट और अंतिम दोनों ही याद रखें। फर्स्ट तो किसको मिला है, जयपुर को मिला है, और डूंगरपुर को क्या मिला है, अंतिम स्थान मिला है। किसके द्वारा जारी की गई है, चिकित्सा विभाग के द्वारा जारी की गई है। कौन सी है, एनीमिया रोग रिपोर्ट। ठीक है, इसमें देखो निरोगी राजस्थान अभियान में 0 से 6 साल के बच्चों को तरल दवा निपी और 6 से 18 साल के बच्चों को टेबलेट विप्स देसी दवाई खिलाने का प्रावधान है। इसमें क्या है, जो निरोग राजस्थान अभियान है, कौन सा अभियान है, निरोग राजस्थान अभियान, उसके तहत क्या है, जो 0 से 6 साल तक के बच्चे हैं उनको क्या है, तरल दवा दी जाती है, और 6 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको क्या दी जाती है, टेबलेट जैसी देसी दवा दी जाती है। ठीक है, बच्चों को एनीमिया बीमारी से बचाने के लिए हर मंगलवार को आंगनवाड़ी शिक्षण संस्थानों में शक्ति दिवस मनाया जाता है। क्या है, बच्चों को एनीमिया बीमारी से बचाने के लिए क्या है, हर मंगलवार को आंगनवाड़ी और शिक्षण संस्थानों में शक्ति दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है, शक्ति दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, मंगलवार को मनाया जाता है। ठीक है, मंगलवार शक्ति दिवस ऐसे याद रखें कि हनुमान जी की शक्ति है। ठीक है, तो हनुमान जी का बार कौन सा होता है, मंगलवार, और क्या है, हनुमान जी शक्तिशाली हैं, तो शक्ति दिवस कब मनाया जाता है, मंगलवार को मनाया जाता है। किससे संबंधित है, एनीमिया बीमारी से बचाने से संबंधित है। कौन मनाता है, आंगनवाड़ी केंद्र जो शिक्षण संस्थान है वहाँ पर क्या है, आयोजित होता है शक्ति दिवस। ठीक है, मंगलवार के दिन। ठीक है, जो एनीमिया रिपोर्ट है उसमें फर्स्ट स्थान किसका है, जयपुर का, और अंतिम स्थान किसको मिला है, डूंगरपुर को मिला है। ठीक है, डूंगरपुर को मिला है। आगे देखो, आगे इसमें बांसवाड़ा में मेगो फेस्टिवल का आयोजन। बांसवाड़ा में 10 से 12 जून 2023 को 3 दिवसीय मेगो महोत्सव का आयोजन हुआ है। कहाँ पर हुआ है, बांसवाड़ा के अंदर हुआ है। कब से लेकर कब तक हुआ है, 10 से 12 जून को हुआ है। 10 से 12 जून को हुआ है, 3 दिवसीय हुआ है। कितने दिवसीय, 3 दिवसीय हुआ है मेगा फेस्टिवल। ठीक है, जन मंत्री अर्जुन राम बामणिया ने की थी शुरुआत। किसने की थी शुरुआत, अर्जुन राम बामणिया। ये क्या है, जन मंत्री है। ठीक है, कौन है, अर्जुन राम बामणिया। इन्होंने क्या की थी, इसकी शुरुआत की थी। बांसवाड़ा में मेगा फेस्टिवल का आयोजन हुआ कब है, 10 से 12 जून को हुआ है 2023 में। कितने दिवस का था, 3 दिवसीय मेगा महोत्सव था। आगे देखो, 11वीं राष्ट्रीय ड्रैगन बोट प्रतियोगिता में राजस्थान ने सिल्वर मेडल जीता। कौन सी है, 11वीं राष्ट्रीय ड्रैगन बोट प्रतियोगिता, राजस्थान में कौन सा मेडल जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। किसने जीता है, राजस्थान ने जीता है। कौन से नंबर की थी, 11वीं राष्ट्रीय ड्रैगन बोट प्रतियोगिता। ठीक है, कौन सा मेडल जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। 6 से 18 जून 2023 को राजस्थान में 11वीं राष्ट्रीय सीनियर ड्रैगन बोट प्रतियोगिता में राजस्थान ने 1000 मीटर की मिक्स इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है। कितने मीटर की थी, 1000 मीटर की मिक्स इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है। किसने जीता है, राजस्थान ने जीता है। कब हुआ था, 16 से 18 जून। कब हुआ था, 16 से 18 जून 2023 में हुआ था। कौन से नंबर की थी, 11वीं राष्ट्रीय सीनियर ड्रैगन बोट प्रतियोगिता थी। किसने जीता है, राजस्थान ने जीता है। किसके अंदर जीता है, 1000 मीटर की मिक्स इवेंट में जीता है। कौन सा मेडल जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, राजस्थान में ड्रैगन बोट प्रतियोगिता में पहली बार भाग लिया था। राजस्थान ने क्या था, जो ड्रैगन बोट प्रतियोगिता हुई थी इसके अंदर क्या है, पहली बार भाग लिया था। और कौन से नंबर की थी ये, 11वीं सीनियर ड्रैगन बोट प्रतियोगिता, जिसके अंदर राजस्थान ने भाग लिया था, और 100 मीटर की मिक्स इवेंट में इन्होंने क्या जीता था, सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, नर्सिंग स्टूडेंट के लिए प्रदेश की पहली स्किल लैब किस जिले में विकसित हो गई है। कहाँ पर हुई है, जयपुर के अंदर। क्या हुई है, नर्सिंग स्टूडेंट के लिए, किसके लिए हुई है, नर्सिंग स्टूडेंट के लिए क्या है, पहली स्किल लैब किस जिले में हुई है, जयपुर के अंदर विकसित की गई है। ठीक है, नर्सिंग स्टूडेंट के लिए जयपुर में प्रदेश की पहली स्किल लैब विकसित की गई है। 10 यूनिट के सेटअप की यह मॉडल लैब अत्याधुनिक तकनीक से लेंस होगी
राजस्थान नर्सिंग काउंसिल भवन के ऊपर प्रस्तावित इस लैब का प्रथम चरण में 15 करोड़ रुपए खर्च होने का प्रस्ताव है। कहाँ पर हुई है नर्सिंग स्टूडेंट के लिए? जयपुर के अंदर हुई है पहली स्किल लैब। ठीक है, इसके अंदर क्या है 10 यूनिट के सेटअप लगाए गए हैं। ठीक है, और अत्याधुनिक तकनीक का इसके अंदर यूज़ किया गया है। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल भवन के ऊपर प्रस्तावित इस लैब में जो इसका फर्स्ट चरण हुआ था उसके अंदर क्या है 15 करोड़ रुपए खर्च होने का प्रस्ताव है। कितने रुपए का? 15 करोड़ रुपए का क्या है खर्च होने का प्रस्ताव किया गया है। पहली स्किल लैब है। ये भी पूछा जा सकता है कि किससे संबंधित है? नर्सिंग स्टूडेंट से संबंधित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, कहानी संग्रह मन के सब रंग के लिए नरपत सांखला पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया है? किसे किया है? राजेंद्र मोहन शर्मा। किसको किया है? राजेंद्र मोहन शर्मा को किया है। किसके लिए? कहानी संग्रह इनका कौन सा था? मन के सब रंग। क्या है? मन के सब रंग के लिए किया है। नरपत सिंह सांखला पुरस्कार किसको मिला है? राजेंद्र मोहन को मिला है। ठीक है, नरपत सिंह सांखला पुरस्कार राजेंद्र मोहन शर्मा को दिया गया है। राजेंद्र मोहन शर्मा को नरपति सांखला पुरस्कार बाल साहित्य अकादमी सचिव को नरपति सिंह सांखला स्मृति संस्थान बीकानेर की ओर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, किसको दिया गया? सबसे पहले तो राजेंद्र मोहन शर्मा को दिया गया। कौन सा पुरस्कार मिला है? नरपत सिंह सांखला पुरस्कार मिला है। ठीक है, इसमें देखो इनका कहानी संग्रह कौन सा था? मन के सब रंग के लिए। कौन सा कहानी संग्रह है? मन के सब रंग। किसको मिला है? राजेंद्र मोहन शर्मा को मिला है नरपत सिंह सांखला अवार्ड। ठीक है, कहानी संग्रह याद रखेंगे, मन के सब रंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो राजेंद्र मोहन शर्मा की चर्चित पुस्तकें। ठीक है, अब इनकी कुछ अन्य पुस्तकें हैं जो चर्चा में रही हैं, वो देखते हैं। इसमें है गंगाराम कहानी संग्रह। गंगाराम क्या है? इनका एक कहानी संग्रह है टेढ़ी बत्तीसी रंजना की व्यंजना। क्या है? टेढ़ी बत्तीसी रंजना की व्यंजना। ये क्या है? इनका व्यंग्य संग्रह है। क्या है? व्यंग्य संग्रह है। विनायक सहस्त्र बुद्धे, ये क्या है? इनका उपन्यास है। सुदेव शुक, ये भी इनका क्या है? उपन्यास है। महात्मा विदुर, क्या है? महात्मा विदुर, ये उपन्यास है। आगे देखो महामना मार्कंडेय, ये भी इसका क्या है? राजेंद्र मोहन शर्मा का उपन्यास है। डार्क ड्रीम्स एंड येलो शैडोज, ये क्या है? उपन्यास है। इसके अंदर जो ये है ना डार्क ड्रीम्स एंड येलो शेड्स, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि डार्क ड्रीम्स एंड येलो शेड्स, ठीक है, किसकी रचना है? राजेंद्र मोहन शर्मा की रचना है। ठीक है, देखो गंगाराम तो इनकी क्या है? कहानी संग्रह इनका कौन सा है? गंगाराम। टेढ़ी बत्तीसी और रंजना की व्यंजना, ये इनका क्या है? व्यंग्य संग्रह है। विनायक सहस्त्र बुद्धे इनका उपन्यास है। उपन्यास में देखो एक तो हो गया विनायक सहस्त्र बुद्धे, सुदेव शुक, महात्मा विदुर, महामना मार्कंडेय, डार्क ड्रीम्स एंड येलो शेड्स, ये इनके क्या है? उपन्यास है। ठीक है, और अभी इनको जो सांखला पुरस्कार मिला किसके लिए मिला है? मन के सब रंग, जो इनका क्या है? कहानी संग्रह है, उसके लिए मिला है। इसके अंदर याद रखना डार्क ड्रीम्स एंड येलो शेड किसकी है? राजेंद्र मोहन शर्मा की है। ठीक है, और ये भी रंजना की व्यंजना, ये भी किसकी है? राजेंद्र मोहन शर्मा की है। ठीक है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, रंजना की व्यंजना और डार्क ड्रीम्स एंड येलो शेड्स। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, बाबा चूहड़ सिद्ध लवकुश वाटिका का लोकार्पण किस जिले में किया गया? कहाँ पर किया गया है? अलवर के अंदर किया गया। क्या है? बाबा चूहड़ सिद्ध लवकुश वाटिका का लोकार्पण कहाँ पर किया गया है? अलवर के अंदर किया गया है। अलवर में बाबा चूहड़ सिद्ध लवकुश वाटिका का लोकार्पण किया गया है। कहाँ पर किया गया है? अलवर के अंदर किया गया है। ठीक है, यह लवकुश वाटिका बजट घोषणा के तहत 2 करोड़ रुपए की राशि से बनी है। ठीक है, लवकुश वाटिका बनी कहाँ पर है? अलवर के अंदर बनी है। ठीक है, और इसमें क्या है? 2 करोड़ रुपए की राशि लगी है। कितना खर्चा आया है? 2 करोड़ रुपए। ठीक है, बाबा चूहड़ सिद्ध के स्थान पर बनी यह लवकुश वाटिका जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण साबित होगी। ठीक है, किसके स्थान पर बनी है? बाबा चूहड़ सिद्ध के स्थान पर बनी है। क्या बनी है? लवकुश वाटिका। कहाँ पर बनी है? अलवर के अंदर बनी है। ठीक है, और ये किससे संबंधित है? यानी ये पर्यटन को बढ़ावा देगी। किसको बढ़ावा देगी? पर्यटन को बढ़ावा देगी। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि लवकुश वाटिका किसके स्थान पर बनी है? तो बाबा चूहड़ सिद्ध के स्थान पर बनी है। ठीक है, यह ऐसे पूछा जा सकता है कि बाबा चूहड़ सिद्ध के स्थान पर क्या बना है? तो लवकुश वाटिका बनी है। ठीक है, ये क्या किसको बढ़ावा देगी? पर्यटन को बढ़ावा देगी। ठीक है, देखो इसमें क्या है? राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति 2022 कब जारी की गई? कब की गई? 17 सितंबर 2022 को। कब की गई थी? राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति 2022 कब शुरू की गई थी? 17 सितंबर 2022 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 17 सितंबर 2022। ठीक है, राजस्थान की पहली
हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022 को जारी की गई। इसी के साथ नई MSME नीति 2022 भी लागू की गई। ठीक है, एक तो क्या किया गया था 17 सितंबर 2022 को प्रथम हस्तशिल्प नीति की गई थी, शुरुआत की गई थी। उसके साथ क्या है MSME नीति 2022 भी क्या की गई थी, लागू की गई थी। ठीक है, आगे देखो, असम और उड़ीसा के बाद क्या है, असम और उड़ीसा के बाद राजस्थान देश के तीसरा राज्य बना है। ठीक है, असम और उड़ीसा के बाद क्या है, राजस्थान ऐसा करने वाला देश का तीसरा राज्य बना है जिसने पृथक हस्तशिल्प नीति जारी की है। ठीक है, पहले सबसे पहले किसने है, असम ने, फिर उड़ीसा है, और अब राजस्थान कौन सा देश बन चुका है, तीसरा देश बन चुका है जिसने क्या है, पृथक हस्तशिल्प नीति क्या की है, लागू की है। राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 अधिसूचना की तिथि 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। कब तक रहेगी, 2026 तक प्रभावी रहेगी। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन कि जो राजस्थान हस्तशिल्प नीति है 2022 ये कब तक प्रभावी रहेगी, कब तक रहेगी, 2026 तक, 31 मार्च 2026 तक रहेगी। ठीक है, और ऐसा करने वाला राजस्थान का जो क्या कितना नंबर है, तीसरा नंबर है। ठीक है, आगे देखो, इसमें राज्य सरकार राजस्थान सूक्ष्म लघु मध्यम अधिनियम 2022 में 3 वर्ष की इस अवधि को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 5 वर्ष कर दी गई। कितनी थी, 3 वर्ष थी पहले, अब कितनी कर दी गई है, 5 वर्ष कर दी गई। क्या है, किसने किया, राज्य सरकार राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्य अधिनियम 2022 में कितनी थी, पहले 3 वर्ष थी, अब कितनी कर दी है, बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, राजस्थानी साहित्यकार श्याम सुंदर भारती आजाद की किन काव्य कृतियों का लोकार्पण किया गया, कौन सी है, श्याम सुंदर भारती आजाद। ठीक है, इनकी कौन कौन सी है, फूल भी कांटे भी, पहली कौन सी है, फूल भी कांटे भी, कविता री फुलवाड़ी, और है आवाज़ देती है गजल। ये 3 है, देखो कौन कौन सी है, फूल भी कांटे भी, कविता री फुलवाड़ी, आवाज़ देती है गजल, किसकी है, श्याम सुंदर भारती आजाद की है। ठीक है, ठीक है, श्याम सुंदर भारती आजाद, फूल भी कांटे भी, कविता री फुलवाड़ी, आवाज़ देती है गजल, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, कोई भी एक पूछी जा सकती है कि कविता री फुलवाड़ी किसकी रचना है, तो किसकी है, श्याम सुंदर भारती की रचना है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, भारतीय सेना में नाथुला टाइगर के नाम से विख्यात कर्नल बिशन सिंह राठौड़ का निधन हो गया। इनका जन्म किस जिले में हुआ, कहाँ पर हुआ था, नागौर के अंदर हुआ था। कौन है, बिशन सिंह राठौड़, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, नागौर में हुआ था। इनको क्या है, नाथुला टाइगर के नाम से जाना जाता है, किसको, कर्नल बिशन सिंह राठौड़ को। ठीक है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बिशन सिंह राठौड़ को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से, नाथुला टाइगर के नाम से जाना जाता है। कहाँ के रहने वाले हैं, नागौर के रहने वाले हैं। ठीक है, भारतीय सेना के नाथुला टाइगर के नाम से विख्यात कर्नल बिशन सिंह राठौड़ का जन्म कब हुआ था, 10 नवंबर 1938 को हुआ। कब हुआ इसका जन्म, 10 नवंबर 1938 को हुआ कर्नल बिशन सिंह राठौड़ का जन्म। नागौर जिले की नावा तहसील के भगवानपुरा गांव में हुआ। कहाँ पर हुआ इनका, नागौर की नावा तहसील के भगवानपुरा गांव में हुआ था किसका, बिशन सिंह राठौड़ का जन्म 10 नवंबर 1938 को। इनके द्वारा लिखी गई एक किताब, ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई एक किताब ट्रांससेंडिंग सोरो एंड सफरिंग प्रकाशित हो चुकी है। उनकी एक नई किताब भी है, देखो कौन सी है, MODP, क्या है, MODP माइंडफुलनेस ऑफ डिवाइन इंसाइट भी क्या है, प्रकाशित होने वाली है। कौन कौन सी है, देखो इनकी 2 बुक की हैं, एक तो है ट्रांससेंडिंग सोरो एंड सफरिंग, और सेकंड उनकी न्यू बुक कौन सी आई है, MODP, कौन सी है, माइंडफुलनेस ऑफ डिवाइन इंसाइट। किसकी बुक है, कर्नल बिशन सिंह राठौड़ की बुक है, जिनका अभी क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। कौन से जिले से है, नागौर जिले से है। ठीक है, इनके दोनों बुकों के नाम याद रखेंगे, अभी न्यू बुक है, इसका नाम याद रखेंगे माइंडफुलनेस ऑफ डिवाइन इंसाइट। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, सुनहरी कोठी और हाथीबाटा को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने की घोषणा राज्य पर्यटन विभाग ने की है। कहाँ पर है ये, टोंक के अंदर है। सुनहरी कोठी और हाथीबाटा कहाँ पर है, टोंक के अंदर है। और इसकी जो पर्यटन स्थलों के रूप में घोषणा किसने की है, पर्यटन विभाग के द्वारा की गई है। ठीक है, कहाँ पर है सुनहरी कोठी और हाथीबाटा, टोंक के अंदर। हाथीबाटा कहाँ पर है, टोंक के अंदर है। ठीक है, इनको क्या है, पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है, किसने की है, पर्यटन विभाग के द्वारा की गई है। आगे देखो, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम है हर घर योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 में इसकी थीम क्या है, हर घर योग। ठीक है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और 2023 में इसकी थीम क्या है, हर घर योग, इसकी क्या है, थीम है। यह ग्राम बार पंचायत से जिला स्तर तक मनाया जाता है। ये क्या है, ग्राम बार पंचायत से कब कहाँ तक मनाया जाता है, जिला स्तर तक मनाया जाता है। कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इसके लिए हर
हर जिले की रजिस्ट्री की जिम्मेदारी, इसके लिए क्या है, हर जिले के रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी है, ठीक है। और ये कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या है, हर घर योग। थीम याद रखना कौन क्या है, हर घर योग, ठीक है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, राजस्थान का पहला गांव कौन सा है जो जीरो वेस्ट विलेज बन चुका है, कौन सा बना है, आंधी गांव। ये क्या है, राजस्थान का ऐसा पहला गांव है जो क्या बन चुका है, जीरो वेस्ट विलेज बन चुका है, ठीक है। आगे देखो, इसके अंदर आंधी गांव राजस्थान का पहला गांव होगा जहां सॉलिड वेस्ट और ग्रे वेस्ट का एक साथ इलाज किया जाएगा। आगामी तीन पूर्वी में यह गांव जीरो वेस्ट बनेगा, ठीक है। कौन सा है, आंधी गांव। इनमें क्या है, जो सॉलिड वेस्ट है, जो ग्रे वाटर का जो है, एक साथ क्या किया जाएगा, निस्तांतरण किया जाएगा। कौन सा है, आंधी गांव। क्या ये है, राजस्थान का पहला गांव है जो क्या है, जीरो वेस्ट विलेज बन चुका है। कौन सा है, आंधी गांव, ठीक है। घर के साथ साथ हॉस्पिटल का वेस्ट वाटर भी ट्रीट करके रीयूज़ होगा, ठीक है। घर के साथ साथ क्या है, जो हॉस्पिटल में जो वेस्ट वाटर होता है उसका भी क्या है, ट्रीट करके उसका भी क्या है, रीयूज़ कर सकेंगे। इसके लिए बाहरी के बजाय हरित ऊर्जा का उपयोग, ठीक है, एसटीपी प्लांट लगाने से किया जा सके। ये क्या है, बाहरी के बजाय किसे किया, हरित ऊर्जा का उपयोग किसे, एसटीपी प्लांट लगाने से किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो घर के साथ जो हॉस्पिटल का जो वेस्ट वाटर है वो भी इसके अंदर क्या है, मैनेज किया जाएगा। उसको मैनेज करके उसको क्या है, रीयूज़ में लिया जाएगा। और जीरो वेस्ट वाला कौन सा बना है, आंधी गांव बना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीरो वेस्ट के नाम से कौन सा गांव विख्यात हुआ है, आंधी गांव, ठीक है। आगे देखो, वित्त वर्ष 2022-23 में पवन ऊर्जा उत्पादन में सालाना आधार पर उच्चतम वृद्धि के लिए किस राज्य को पुरस्कृत किया गया, किसको किया गया है, राजस्थान को किया गया है। किसके लिए, पवन ऊर्जा उत्पादन में, ठीक है। 2022-23 में, कब, 2022-23 में पवन ऊर्जा उत्पादन में सालाना आधार पर उच्चतम वृद्धि के लिए किस राज्य को किया गया है, राजस्थान को क्या किया है, पुरस्कृत किया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 में पवन ऊर्जा उत्पादन में सालाना आधार पर उच्चतम वृद्धि के लिए राजस्थान को पुरस्कृत किया गया है। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE और राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान NIWE द्वारा 15 जून को दिल्ली में होने वाला ग्लोबल विंड डे कार्यक्रम में यह पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया है, देखो 15 जून को दिया गया है। दिल्ली में होने वाला कौन सा है, ग्लोबल विंड डे कार्यक्रम। कहाँ पर मिला है ये राजस्थान को, ये अवार्ड कहाँ पर मिला है, ग्लोबल विंड डे कार्यक्रम के अंदर मिला है, ठीक है। आयोजन किसके द्वारा था, देखो केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है और राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान के द्वारा क्या है, ये आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम को कहाँ पर किया गया था, 15 जून को किया गया था दिल्ली के अंदर ग्लोबल विंड डे कार्यक्रम, जहाँ पर पवन ऊर्जा का क्या है, उत्पादन करने की उच्चतम वृद्धि के लिए राजस्थान को क्या मिला है, पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। कब दिया गया है, बजट के 2022-23 में दिया गया। कौन से वर्ष में दिया गया है, 2022-23 में दिया गया है, ठीक है। पवन ऊर्जा में किसको मिला है, राजस्थान को अवार्ड दिया गया है, ठीक है। वैश्विक पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत चौथे स्थान पर पहुंच गया। पवन ऊर्जा में विश्व के अंदर भारत कौन से स्थान पर है, चौथे स्थान पर पहुंच चुका है, ठीक है। वैश्विक पवन ऊर्जा में उत्पादन में भारत चौथे स्थान पर पहुंच चुका है। प्रदेश में पवन ऊर्जा की उत्पादन क्षमता 15 गीगावाट वार्षिक करने के लिए 25,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। कितने रुपए का निवेश किया गया है, 25,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। पवन ऊर्जा की क्षमता कितनी, 15 गीगावाट वार्षिक करने के लिए, यानी वर्ष में कितनी की जा रही है, 15 गीगावाट करने के लिए कितने रुपए का, 25,000 करोड़ रुपए का क्या किया गया है, निवेश किया गया है। पवन ऊर्जा में पुरस्कार किसको मिला है, राजस्थान को मिला है। कहाँ पर मिला है, 15 जून को दिल्ली के अंदर ग्लोबल विंड कार्यक्रम हुआ था, वहाँ पर मिला है, ठीक है। और विश्व में पवन ऊर्जा के अंदर भारत का स्थान कौन सा है, 4th स्थान है, ठीक है। और पवन ऊर्जा से क्या है, जो 15 गीगावाट है वार्षिक उत्पादन करने से कितने का निवेश किया गया है, 25 करोड़ रुपए का क्या किया गया है, निवेश किया गया है, ठीक है। सभी लाइनें इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखो, विश्व पर्यावरण दिवस पर राजस्थान पर्यावरण गौरव अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया। कौन सा अवार्ड है, राजस्थान पर्यावरण गौरव अवार्ड 2023 किसको किया गया है, एक तो है लक्ष्मण सिंह लापोडिया और दूसरा कौन सा है, सुंडाराम वर्मा। किसका, एक तो लक्ष्मण सिंह और दूसरे कौन सा है, सुंडाराम वर्मा, ठीक है। इनको कौन सा अवार्ड मिला है, राजस्थान पर्यावरण गौरव अवार्ड, ठीक है। कब मिला है, विश्व पर्यावरण दिवस पर दिया गया। विश्व पर्यावरण दिवस पर किसको मिला है, लक्ष्मण सिंह और सुंडाराम को कौन सा अवार्ड मिला है, पर्यावरण गौरव अवार्ड 2023 से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस पर पद्मश्री लक्ष्मण सिंह लापोडिया और सुंडाराम वर्मा को राजस्थान पर्यावरण गौरव अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। लक्ष्मण सिंह और कौन है, सुंडाराम वर्मा, ठीक है। दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट है। कब दिया गया है, विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर दिया गया है, ठीक है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की थीम बीट प्लास्टिक पोल्यूशन थी। इसकी थीम क्या थी, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर इसकी थीम क्या थी, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है। थीम याद रखेंगे क्या थी, बीट प्लास्टिक
पॉल्यूशन, ठीक है। थीम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, क्या है थीम? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है। अवार्ड किसको मिला है? एक तो लक्ष्मण सिंह है, दूसरा कौन सा है? सिवनाराम वर्मा, ठीक है। आगे देखो, आगे है चौराहे के 3 रास्ते। क्या है? चौराहे के 3 रास्ते किनका कहानी संग्रह? किसका है? विनोद सोमानी का है। चौराहे के 3 रास्ते किसका है? विनोद सोमानी का है, ठीक है। अजमेर जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती ने हिंदी व राजस्थानी भाषा के नामचीन व्यवहार साहित्यकार डॉक्टर विनोद सोमानी के हंस के नव प्रकाशित कहानी संग्रह चौराहे को 3 रास्ते का विमोचन किया है, ठीक है। किसने किया? देखो, सबसे पहले तो अजमेर जिला कलेक्टर है कौन? भारती दीक्षित। वह हिंदी एवं राजस्थानी भाषा के नामचीन व्यवहार साहित्यकार है कौन? डॉक्टर विनोद सोमानी। इसके हंस के नव प्रकाशित कहानी है कौन सी है? चौराहे के 3 रास्ते का विमोचन किया गया। किसकी है? विनोद सोमानी की है। कौन सी है? चौराहे के 3 रास्ते, ठीक है। इंपॉर्टेंट अभी फिलहाल एग्जाम में पूछी गई थी। चौराहे के 3 रास्ते किसका कविता संग्रह है? विनोद सोमानी का, ठीक है। आगे देखो, पहला प्रीमियम हैंडबॉल लीग 8 से 25 जून तक किस जिले में आयोजित किया गया? कहाँ पर किया गया? जयपुर के अंदर किया गया। पहला प्रीमियम हैंडबॉल लीग 8 से 25 जून तक कब किया गया? 8 से 25 जून तक किया गया है। कौन सा है? जयपुर के अंदर पहला प्रीमियम हैंडबॉल लीग, ठीक है। प्रीमियर हैंडबॉल लीग PHL का उद्घाटन सत्र जयपुर 18 से 25 जून 2023 तक सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में हुआ। देखो, कौन सा है? प्रीमियम हैंडबॉल लीग PHL। क्या है? PHL की फुल फॉर्म क्या है? प्रीमियर हैंडबॉल लीग। इसका उद्घाटन कब हुआ था? जयपुर के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 8 से 25 जून। डेट याद रखेंगे, कौन सी है? 8 से 25 जून 2023 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सवाई मानसिंह स्टेडियम इंदौर के अंदर हुआ था। लीग में कुल 6 रिकॉर्ड खेल रहे थे। कितने खिलाड़ी खेल रहे थे? 6 खिलाड़ी खेल रहे थे। सॉरी, लीग में कुल 6 रिकॉर्ड खेल रहे थे। देखो, इसमें क्या है? हुआ कब था? सबसे पहले तो 8 से 25 जून को हुआ था। सवाई मानसिंह इंदौर स्टेडियम में हुआ था। लीग में कितने थे? 6 रिकॉर्ड खेल रहे थे। इसमें से देखो कौन कौन से हैं। पहले है राजस्थान पेट्रियट्स, गोरविंद गुजरात, महाराष्ट्र से कौन है? आयरन मैन, गोल्डन ईगल्स उत्तर प्रदेश, पेट्रोलियम और दिल्ली कहाँ से है? पेंजर्स शामिल है, ठीक है। पेट्रोलियम और दिल्ली पेंजर्स शामिल है। कौन कौन से है? देखो 6 कौन कौन से हैं? राजस्थान पेट्रियट्स, गोरविंद गुजरात, महाराष्ट्र आयरमैन, गोल्डन ईगल्स उत्तर प्रदेश, पेट्रोलियम और दिल्ली पेंजर्स इसके अंदर शामिल है। कौन सी है? प्रीमियम हैंडबॉल लीग PHL, ठीक है। कब हुआ था? 8 से 25 जून तक हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में हुआ था। स्टेडियम बहुत बार पूछा गया है कि किस स्टेडियम में हुआ था? सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में हुआ था, ठीक है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। 16 से 27 जून तक दुबई में होने वाली महिला कबड्डी प्रतियोगिता के लिए चुनी गई सबसे महंगी खिलाड़ी शर्मिला मान का संबंध किस जिले से? कहाँ से है? झुंझुनू से। कौन है? शर्मिला मान। इनका संबंध कहाँ से है? झुंझुनू से। ये क्या है? महिला कबड्डी प्रतियोगिता में चुनी गई सबसे महंगी खिलाड़ी है, ठीक है। ये भी क्या है? कहाँ से संबंधित है? झुंझुनू से संबंधित है। सबसे महंगी खिलाड़ी है। कौन है? शर्मिला मान। कहाँ की रहने वाली है? झुंझुनू की रहने। प्लेयर किसकी है? कबड्डी की है, और ठीक है। और 16 से 27 जून तक दुबई में होने वाली महिला कबड्डी प्रतियोगिता में कहाँ पर किसके लिए चुनी गई थी? दुबई में होने वाली महिला कबड्डी प्रतियोगिता के लिए चुनी गई थी। कब हुई थी? 16 से 27 जून तक, ठीक है। झुंझुनू की बेटी शर्मिला ने बढ़ाया मान। झुंझुनू जिले के खेतड़ी उपखंड की गोरीर गांव की बेटी शर्मिला मान कबड्डी प्रतियोगिता में सबसे महंगी खिलाड़ी बन चुकी है। कौन है? शर्मिला मान। दुबई के शबाब अल अहली स्पोर्ट्स क्लब के तत्वावधान में 16 से 27 जून तक महिला कबड्डी लीग प्रतियोगिता के लिए शर्मिला का चयन हुआ, ठीक है। इसका किसके लिए हुआ है? महिला कबड्डी लीग प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ था। कब? 16 से 27 जून तक। कहाँ पर होने वाली थी? दुबई के अंदर होने वाली थी, ठीक है। और ये सबसे महंगी खिलाड़ी चुनी गई है कबड्डी के अंदर। जयपुर में महिला कबड्डी लीग के प्रथम संस्करण के लिए हुए खिलाड़ियों के ऑक्शन पर हरियाणा हैंसलर्स ने 33 लाख रुपए में शर्मिला को खरीदा। किसने खरीदा है? हरियाणा हैंसलर्स ने कितने रुपए में? 33 लाख रुपए में शर्मिला को खरीदा है, ठीक है। क्या खरीदा है? 33 लाख रुपए में खरीदा है कबड्डी लीग के लिए। जयपुर में महिला कबड्डी लीग के प्रथम संस्करण के लिए खिलाड़ियों के ऑक्शन में हरियाणा हैंसलर्स ने 33 लाख रुपए में शर्मिला को खरीदा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कितने रुपए में खरीदा है? 33 लाख रुपए में खरीदा था, ठीक है। आगे देखो, राजस्थान में गठित प्रमुख बोर्ड, ठीक है। राजस्थान में कौन कौन से प्रमुख गठित बोर्ड हैं वो देखते हैं। पहले है लोक कला विकास बोर्ड। इसमें सदस्य कितने हैं? 9 हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित, ठीक है। ये जितने भी बोर्ड हैं ये सभी बोर्ड इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है। लोक कला विकास बोर्ड, इसमें सदस्य कितने हैं? 9, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित, ठीक है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित कितने सदस्य हैं? 9 सदस्य हैं किसके अंदर? लोक कला विकास बोर्ड के अंदर, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, आगे है
वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड गठन को मंजूरी मिली है। इनमें देखो सदस्य कितने हैं, 9 हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित। इसके अंदर कितने हैं, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड में कितने हैं, 9 सदस्य हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित। ठीक है, अब ऊपर वाला देखो लोक कला में कितने थे, 9 थे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप इसमें भी कितने हैं, 9 है। ठीक है, फिर आगे है राजस्थान राज्य वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड, इसके अंदर भी कितने हैं, 9 हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित। इसका नोडल विभाग देखो कौन सा है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। ठीक है, कौन सा है, राजस्थान राज्य वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड, इसके नोडल विभाग कौन सा है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। सदस्य कितने हैं, 9, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित 9 सदस्य हैं। ठीक है, आगे देखो श्री गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड प्रशासनिक विभाग अल्पसंख्यक मामलात विभाग सदस्य 7 है। इसके अंदर देखो 1 अध्यक्ष 1 उपाध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। इसके अंदर क्या है, 7 हैं, पूरे टोटल मेंबर कितने हैं, 7 है, जिसमें 1 अध्यक्ष 1 उपाध्यक्ष और 5 सदस्य, टोटल कितने हैं, 7। कौन से, गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड। ठीक है, प्रशासनिक विभाग कौन सा है इसका, अल्पसंख्यक मामलात विभाग। ठीक है, सदस्य कितने हैं, 7 सदस्य हैं, 1 अध्यक्ष है, 1 उपाध्यक्ष और 5 सदस्य हैं। ठीक है, आगे देखो राजस्थान राज्य गढ़िया लोहार कल्याण बोर्ड 19 नवंबर 2022 को मंजूरी मिली थी। कौन सा है, राजस्थान राज्य गढ़िया लोहार कल्याण बोर्ड को मंजूरी कब मिली थी, 19 नवंबर 2022 को मिली थी। कब मिली थी, 19 नवंबर 2022 को। ठीक है, कौन सा है, राजस्थान राज्य गढ़िया लोहार कल्याण बोर्ड। ठीक है, सदस्य कितने हैं, 7 सदस्य। कितने सदस्य हैं, 7 सदस्य हैं, 1 अध्यक्ष 1 उपाध्यक्ष और 5 सदस्य। क्या है, 1 अध्यक्ष 1 उपाध्यक्ष और 5 सदस्य। ठीक है, विभाग कौन सा है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। देखो पहले हमने पढ़े थे, ठीक है, तेजाजी कल्याण बोर्ड, इसमें क्या था, 9 सदस्य थे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के सहित थे। ठीक है, इसके अंदर क्या है, टोटल 7 है, इसमें 1 अध्यक्ष है, 1 उपाध्यक्ष और 5 सदस्य है। ठीक है, इसकी जो राजस्थान राज्य गढ़िया लोहार कल्याण बोर्ड है, इसको डेट याद रखेंगे कब मिली थी मंजूरी, 19 नवंबर 2022 को मिली थी। टोटल सदस्य कितने हैं, 7 सदस्य हैं, 1 अध्यक्ष 1 उपाध्यक्ष और 5 सदस्य। कौन सा विभाग है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। ठीक है, आगे देखो विश्व की सबसे ऊंची पंचमुखी बालाजी की 151 फीट की प्रतिमा का शिलान्यास कहाँ किया गया है। कौन सा है, शिशवी गांव उदयपुर के अंदर किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो विश्व की सबसे ऊंची पंचमुखी बालाजी की मूर्ति है, किसकी है, विश्व की सबसे ऊंची पंचमुखी बालाजी की 151 फीट की प्रतिमा का शिलान्यास किया गया है। कहाँ पर किया गया है, शिशवी गांव उदयपुर के अंदर किया गया है। ठीक है, इसमें ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इसकी फीट में ऊंचाई कितनी है, तो 151 फीट याद रखेंगे। पंचमुखी बालाजी की प्रतिमा है, कहाँ पर है, शिशवी गांव उदयपुर के अंदर। और क्या है, विश्व की सबसे ऊंची पंचमुखी बालाजी की प्रतिमा है, कहाँ पर, शिशवी गांव उदयपुर के अंदर। उदयपुर जिला के देवारी कुराबड़ा मार्ग में स्थित शिशवी गांव के गुरुधाम परिसर में 151 फीट ऊंची पंचमुख बालाजी की मूर्ति बनने जा रही है। इसका शिलान्यास क्या है, 24 जून को हो चुका, बन चुकी है। देखो कहाँ पर बन रही है, शिशवी गांव उदयपुर के अंदर बनी है। कौन सी मूर्ति, पंचमुखी बालाजी की मूर्ति। ठीक है, इसका शिलान्यास कब किया गया था, 24 जून को किया गया था। कितने फीट ऊंची है, 151 फीट ऊंची है। कहाँ पर बन रही है, उदयपुर जिले के देवारी और कोटबड़ जो मार्ग है वहाँ पर जो स्थित एक गाँव है शिशवी गाँव के गुरुधाम परिसर के अंदर बन रही है 151 फीट ऊंची पंचमुख बालाजी की मूर्ति। ठीक है, बन चुकी है। ये कहाँ है, इसका शिलान्यास कब हुआ था, 24 जून को हुआ था। ठीक है, यह मूर्ति विश्व की सबसे ऊंची पंचमुखी हनुमान प्रतिमा होगी। इस मूर्ति को बनने में 2 वर्ष का समय लगेगा। ठीक है, ये मूर्ति क्या है, सबसे ऊंची प्रतिमा है, और इसको मूर्ति को बनने में कितना टाइम लग रहा है, 2 वर्ष बनी। ठीक है, कौन सी है, पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति कहाँ है, शिशवी गांव उदयपुर के अंदर बन रही है। ठीक है, देखो स्टील कंक्रीट फाइबर में बनने वाली यह मूर्ति अद्भुत और अलौकिक, किस में बन रही है, स्टील कंक्रीट फाइबर में बनने वाली यह मूर्ति क्या है, अद्भुत और अलौकिक होगी। कौन सी है, पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा कहाँ पर बन रही है, शिशवी गांव उदयपुर के अंदर बन रही है। कितना समय लग रहा है, 2 वर्ष का समय लग रहा है। सबसे ऊंची प्रतिमा है विश्व की, और किस से बन रही है, स्टील कंक्रीट और फाइबर से बनने वाली क्या है, एक अद्भुत प्रतिमा है। कौन सी, पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा। ठीक है, आगे देखो इसमें मूर्ति का निर्माण देश के नामचीन कलाकार और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण करने वाले राम सुंदर के निर्देशन में हो रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जो पंचमुखी जो बालाजी की जो मूर्ति है, किसके उसके कलाकार कौन है, देखो एक तो जिसने क्या थे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण करने वाले थे, कौन है, राम सुतार, उनके निर्देशन में बन रहे हैं। ठीक है, मूर्ति का निर्माण क्या है, देश के नामचीन कलाकार, और जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया था, किसने किया था, राम सुतार, उनके निर्देशन में बन रही है। ठीक है, कौन सी है ये, पंचमुखी बालाजी, कहाँ पर बन रही है, शिशवी गांव उदयपुर के अंदर। नाम याद रखेंगे, किसके निर्देशन में बन रही है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण करने वाले राम सुतार के निर्देशन में बन रही है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट,
राजस्थान मौसम विभाग के अत्यधिक भीषण चक्रवाती तूफान हेतु अलर्ट जारी किया गया है। कौन सा है? बिपरजॉय। ठीक है, राजस्थान मौसम विभाग ने किस अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान का अलर्ट जारी किया है? कौन सा, क्या नाम है? बिपरजॉय। इस चक्रवाती तूफान का बिपरजॉय का नाम बांग्लादेश ने दिया है। कहाँ पर, किसने दिया है नाम बिपरजॉय? बांग्लादेश ने दिया है। क्या है ये? एक चक्रवाती तूफान है। बिपरजॉय क्या है? एक चक्रवाती तूफान है। बिपरजॉय नाम किसने दिया है? बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है। बिपरजॉय नाम किसके द्वारा दिया गया है? बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है। ठीक है, बांग्ला में बिपरजॉय का अर्थ क्या है? विनाश। ठीक है, पहले तो बिपरजॉय नाम किसने दिया है? बांग्लादेश ने दिया है। बांग्ला का जो अर्थ है, बांग्ला में बिपरजॉय का जो अर्थ है वो क्या होता है? विनाश। क्या होता है? विनाश। अब देखो कुछ तूफान है, इसको टाइम टाइम के साथ देखो नाम दिए गए हैं। देखो तो 2017 में क्या है? ओखी तूफान आया था। 2017 में कौन सा तूफान आया था? ओखी तूफान। 2018 में तितली तूफान आया। 2018 में तितली तूफान आया। 2019 में फानी तूफान आया। 2020 में अम्फान तूफान आया। 2021 में ताउते तूफान आया। 2022 में आसानी तूफान और अब 2023 में कौन सा है? बिपरजॉय तूफान। ठीक है, याद रखेंगे 2017 में कौन सा है? ओखी तूफान। ठीक है, इनका सन और तूफान दोनों याद रखें। 2017 में कौन सा था? ओखी तूफान। 2018 में तितली तूफान। 2018 में तितली तूफान। 2019 में कौन सा है? फानी तूफान। 2019 में फानी तूफान। 2020 में अम्फान तूफान। ये इंपॉर्टेंट है। 2020 में कौन सा है? अम्फान तूफान। 2021 में ताउते तूफान। 2022 में आसानी तूफान और 2023 में कौन सा? बिपरजॉय तूफान। इसमें से देखो ये चार याद रखेंगे तो 2020 में कौन सा? अम्फान तूफान। 2021 वाला ताउते तूफान। 2022 में आसानी तूफान और अब 2023 में बिपरजॉय तूफान। इन चारों तूफानों को इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, 2020 का, 21 का, 22 का और 23 का कौन सा आया? 23 में बिपरजॉय तूफान आया है। ठीक है, आगे देखो, किस जिले में भिक्षावृत्ति उन्मूलन के विशेष अभियान उमंग फर्स्ट की शुरुआत की है? कहाँ पर की है? 12 के अंदर की गई है। भिक्षावृत्ति उन्मूलन के लिए विशेष उमंग फर्स्ट की शुरुआत कहाँ पर की गई है? 12 के अंदर की गई है। देखो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस जिले में की है, तो 12 आ जाएगा। लेकिन ये पूछा जाए कि उमंग फर्स्ट किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है? भिक्षावृत्ति उन्मूलन से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, जिला पूछे तो 12, उमंग फर्स्ट किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे भिक्षावृत्ति से संबंधित है। ठीक है, भिक्षावृत्ति उन्मूलन से संबंधित है उमंग फर्स्ट। ठीक है, आगे देखो, दक्षिण कोरिया में आयोजित शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप की किस स्पर्धा में भारत के रुद्राक्ष खंडेलवाल ने कांस्य पदक जीता है? कितनी? 50 मीटर। दक्षिण कोरिया में आयोजित हुई है कौन सी? शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप की किस स्पर्धा में भरतपुर के कौन है? रुद्राक्ष खंडेलवाल। कौन है? रुद्राक्ष खंडेलवाल। कहाँ के रहने वाले हैं? भरतपुर के रहने वाले। इन्होंने कांस्य पदक जीता है कौन सी स्पर्धा में? 50 मीटर की स्पर्धा में। ठीक है, 50 मीटर स्पर्धा में जीता है, भरतपुर के रहने वाले हैं रुद्राक्ष खंडेलवाल। कहाँ पर आयोजित हुई थी? दक्षिण कोरिया में आयोजित हुई थी शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप। ठीक है, 50 मीटर में जीता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन 3-4 बन रहे हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले की जो शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड है ये आयोजित कहाँ पर हुआ था? दक्षिण कोरिया में हुआ था। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि रुद्राक्ष जो खंडेलवाल है इन्होंने कौन सा पदक जीता? तो कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। इनका जिला पूछे तो कौन सा है? भरतपुर जिले में। कितने मीटर में सफलता जीती है? तो 50 मीटर में इन्होंने सफलता जीती है। ठीक है, कहाँ पर आयोजित हुआ था? दक्षिण कोरिया के अंदर आयोजित हुआ। तो हम तीनों चारों पॉइंट को याद रखेंगे। तो देश खंडेलवाल का संबंध कहाँ से है? भरतपुर जिले से। ठीक है, आगे देखो, भरतपुर के रुद्राक्ष खंडेलवाल ने दक्षिण कोरिया के चांगमान में आयोजित शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप की 50 मीटर पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक जीता। कौन है? भरतपुर के रुद्राक्ष खंडेलवाल ने क्या है? दक्षिण कोरिया में आयोजित चांगवान में आयोजित, कहाँ पर हुई है? दक्षिण कोरिया के चांगवान में आयोजित शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप की 50 मीटर पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। कौन है? रुद्राक्ष खंडेलवाल। भरतपुर के अंदर हुआ था दक्षिण कोरिया के चांगवन में। कौन सा है? शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप। 50 मीटर में इन्होंने क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। ठीक है, आगे देखो, साहिल चौधरी। कौन है? साहिल चौधरी। भरतपुर के साहिल चौधरी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। कौन सा नाम है? साहिल चौधरी। कहाँ के रहने वाले हैं? भरतपुर के रहने। इन्होंने कौन सा? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। कौन सा है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में कितने मीटर में? 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। ठीक है, क्वेश्चन इसका भी कैसे भी बन सकता है कि कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। कौन सी स्पर्धा में जीता है? 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता है। कहाँ के रहने वाले हैं? भरतपुर के रहने वाले हैं। कौन है? साहिल चौधरी। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट,
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में किस विश्वविद्यालय ने सर्वाधिक पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया? किसने किया है? पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 में किस विश्वविद्यालय ने सर्वाधिक पदक जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया? किसने किया है? पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने किया है। किसने किया है? पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने किया है। ठीक है, विश्वविद्यालय में सर्वाधिक पदक जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने। ठीक है, कौन से होते? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 के अंदर। पंजाब यूनिवर्सिटी ने इन 2023 पदक तालिका में 26 स्वर्ण, 17 रजत, 26 कांस्य के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। देखो पंजाब यूनिवर्सिटी ने देखो कितने जीते हैं? 26 तो स्वर्ण जीते हैं, 17 रजत है और 26 ही कांस्य पदक, यानी 26 स्वर्ण, 26 कांस्य और 17 रजत के साथ इन्होंने क्या है? शीर्ष स्थान हासिल किया। कौन सी यूनिवर्सिटी ने? पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने किया है। ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने किया है। ठीक है, आगे देखो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने 2020 में यह ओवरऑल ट्रॉफी जीती। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने क्या है? 2020 में ये ओवरऑल ट्रॉफी जीती थी। ठीक है, 26 इन्होंने स्वर्ण पदक कितने जीते थे? 26 स्वर्ण, 26 कांस्य और 17 रजत पदक जीते थे। ठीक है, आगे देखो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की बात करें तो इन्होंने कितने जीते थे? इन्होंने 4 पदक जीते थे। टोटल कितने जीते थे? 4 पदक जीते थे, जिसमें से 2 स्वर्ण थे, 1 कांस्य और 1 रजत पदक। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने कितने जीते हैं? 4 पदक जीते हैं, 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि पूछा जा सकता है कि जो यूनिवर्सिटी गेम हुए थे उसके अंदर जो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है इन्होंने टोटल कितने पदक जीते थे? कितने जीते थे? 4 पदक जीते थे, 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य। ठीक है, और कोई याद रखो ना रखो, इसको याद रखने के हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने कितने पदक जीते थे? 4 पदक जीते थे। अभी एग्जाम में फिलहाल में पूछा भी गया है कि यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने कितने पदक जीते थे? 4 पदक जीते थे। स्वर्ण कितने थे? 2, 1 रजत था और 1 कांस्य पदक था। आगे देखो यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, कौन सी है? यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, इन्होंने 3 पदक जीते थे, जिसमें से 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा ने कितने जीते थे? 3 पदक जीते थे। 1 स्वर्ण था, 1 रजत था और 1 कांस्य पदक। ठीक है, आगे देखो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, कौन सी है? महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी ने 4 पदक जीते थे, 1 स्वर्ण, 3 कांस्य और 1 रजत पदक जीता नहीं। इन्होंने 1 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक जीता है। किसने? महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी ने। इन्होंने कितने हैं? टोटल 4 पदक जीते हैं महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, जिसमें से 1 तो क्या है? स्वर्ण है और 3 क्या है? कांस्य। टोटल कितने जीते हैं? 4 पदक जीते हैं महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी ने। ठीक है, आगे देखो मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, इन्होंने 1 ही पदक जीता है, 1 स्वर्ण। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी ने क्या है? 1 ही पदक जीता है, वो क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। कौन से ने जीता है? मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी ने 1 पदक जीता है, वो भी क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। और टॉप पर कौन रही थी? पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ रही थी। शीर्ष स्थान पर कौन रही है? पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ रही है। आगे देखो 2022 में राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित बैतूला बेगम को किसके द्वारा राजस्थान गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसने किया है? कलराज मिश्र के द्वारा किया गया है। 2022 में राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार किसको दिया गया है? बैतूला बेगम को दिया गया है। कौन सा मिला? किसके द्वारा दिया गया है? राजस्थान गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसने दिया है? कलराज मिश्र के द्वारा किया गया है। ठीक है, देखो 2022 में तो इन्हें क्या मिला था? राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था बैतूला बेगम को। अभी कौन सा मिला है? राजस्थान गौरव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। किसको किया गया है? बैतूला बेगम को। ठीक है, और किसने दिया है? कलराज मिश्र के द्वारा दिया गया है। याद रखेंगे, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है बैतूला बेगम को नारी शक्ति पुरस्कार मिला है और कौन सा? राजस्थान गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लो इस पर, हर एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, बैतूला बेगम से क्वेश्चन। ठीक है, राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार 2022 और राजस्थान गौरव पुरस्कार किसने दिया है? कलराज मिश्र के द्वारा दिया गया है। ठीक है, आगे देखो इसके अंदर 2021 में राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित मांड गायिका बैतूला बेगम को राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा राजस्थान गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, देखो इनका संबंध किससे है? मांड गायिका से संबंध है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि बैतूला बेगम का संबंध किससे है, तो किससे है? मांड गायिका से संबंध है। इन्हें क्या मिला था? राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार मिला था। उसके बाद इन्हें क्या मिला है? राजस्थान गौरव पुरस्कार मिला है। ठीक है, दोनों याद रखेंगे। इन्हें 2021-22 में कौन सा मिला था? राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार मिला था। और अभी इन्हें कौन सा मिला है? राजस्थान गौरव पुरस्कार मिला है। किसको मिला है? बैतूला बेगम को। इनकी गायकी याद रखेंगे, किससे संबंधित है? मांड गायिका से संबंधित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, किससे संबंधित है? मांड गायिका से संबंधित है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, कौन है? लाची
प्रजापत, कौन है? लाची प्रजापत। गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ में जयपुर की गोल्डन गर्ल, क्या है? जयपुर की गोल्डन गर्ल कौन है? लाची प्रजापत, ठीक है। याद रखेंगे जयपुर की गोल्डन गर्ल किसको जाना जाता है? लाची प्रजापत को जाना है। गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ में जयपुर की गोल्डन गर्ल किसको जाना जाता है? लाची प्रजापत को जाना जाता है। गोल्डन गर्ल ऑफ जयपुर के साथ ही यंगेस्ट ऑथर ऑफ वर्ल्ड के नाम से पहचान बना चुकी 16 साल की लाची प्रजापत की बायोग्राफी गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ में प्रकाशित हुई है। किसमें हुई है? गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ में प्रकाशित हुई है। गोल्डन गर्ल ऑफ जयपुर के नाम से क्या जाना जाता है? किसको? लाची प्रजापत को, ठीक है। यंगेस्ट ऑथर ऑफ वर्ल्ड के नाम से भी पहचान बना चुकी हैं। 16 साल की हैं। लाची प्रजापत की बायोग्राफी कौन सी है? गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये याद रखेंगे, एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि जयपुर की गोल्डन गर्ल किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? लाची प्रजापत को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जयपुर की गोल्डन गर्ल लाची प्रजापत। आगे देखो, आगे नेक्स्ट, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर किस देश के सहयोग से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की खोज करेगा? किसके सहयोग से? स्विट्जरलैंड। किसके सहयोग से? स्विट्जरलैंड के सहयोग से करेगा। कौन करेगा? कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर स्विट्जरलैंड के सहयोग से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की खोज करेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, सीधा भी पूछ ले कि ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर है इसकी खोज कौन कर रहा है? तो कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर कर रहा है। किसके सहयोग से कर रहा है? तो स्विट्जरलैंड के सहयोग से कर रहा है। दोनों ही तरीकों से याद रखेंगे कि जो ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर है इसकी खोज कौन कर रहा है? तो कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर कर रहा है। किसके सहयोग से कर रहा है? स्विट्जरलैंड के सहयोग से कर रहा है, ठीक है। दोनों ही तरीकों से याद रखेंगे। पश्चिमी राजस्थान की कृषि वनिकों में बदलाव लाने के लिए कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर जैव उर्वरक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की ऐसी प्रजाति की खोज करेगा जो पश्चिमी राजस्थान के उच्च तापमान व जैविक स्थिति के अनुकूल हो। ये क्या करेगा? ये जैव उर्वरक को क्या है? बढ़ावा दे रहा है। एक ऐसी प्रजाति की खोज करेगा जो क्या है? जो राजस्थान है, पश्चिम राजस्थान में क्या है? बहुत ज़्यादा अधिक तापमान रहता है, तो उसकी स्थिति के अनुकूल हो। क्या हो? राजस्थान का जो उच्च तापमान है पश्चिम क्षेत्र के अंदर, उस उच्च तापमान उसकी जो जैविक स्थिति है उसके अनुकूल हो, ऐसी प्रजाति की खोज करेगा। कौन? कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर। जिसे क्षेत्र के किसान जैव उर्वरक के रूप में काम ले सकेगा। इसके लिए स्विट्जरलैंड की कृषि वनिकी संवर्धन अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने करीब 1.25 करोड़ की वित्त पोषित 4 वर्षीय परियोजना ने की स्वीकृति दी है, ठीक है। याद रखेंगे, सबसे पहले तो क्या है? जोधपुर का कौन सा है? कृषि विश्वविद्यालय है जोधपुर, जिसने क्या है? जैव उर्वरक है जो उसकी ऐसी प्रजाति की खोज करेगा जो पश्चिम जो क्षेत्र है जहाँ पर अधिक तापमान रहता है उसकी स्थिति के अनुसार, यानी उच्च तापमान और जो उसकी जो जैविक स्थिति है उसके अनुसार क्या है? एक ऐसी प्रजाति की खोज करेगा जिससे क्या है? किसान एक जैव उर्वरक के रूप में काम ले सकेंगे। इसके साथ उन्होंने सहयोग किसका लिया है? स्विट्जरलैंड का सहयोग लिया है। स्विट्जरलैंड ने क्या है? 1.25 करोड़ की क्या है? वित्त पोषित 4 वर्षीय परियोजना की स्वीकृति दी है। किसने दी है? स्विट्जरलैंड के सहयोग से, ठीक है। आगे देखो, परियोजना के अंतर्गत मृदा के पोषक तत्वों व सूक्ष्म जीवों में उत्पादित विभिन्न मृदा किण्वकों अर्थात एंजाइमों का अध्ययन किया जाएगा। इस परियोजना के अंदर क्या है? जो मृदा के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व हैं या कौन कौन से उसके अंदर सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है, उनकी क्या है? उसके अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं या पोषक तत्व होते हैं, जो विटामिन होती है, उनका भी क्या किया जाएगा? अध्ययन किया जाएगा। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर और स्विट्जरलैंड के दोनों के सहयोग से हो रहा है। इसके अंदर क्या है? एक तो क्या किया जाएगा? एक उर्वरक दिया जाएगा पश्चिमी राजस्थान में, जैव उर्वरकों का उपयोग किया जाएगा। साथ ही क्या है? इस मिट्टी के अंदर कौन कौन से सूक्ष्म जीव है, कौन कौन से इसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं, उसका अध्ययन भी किया जाएगा, जिससे मृदा उर्वरक को बनाए रखने में सहायता मिलेगी, ठीक है। जिससे क्या हो गया? मृदा को क्या है? उर्वरक बनाने में सहायता मिलेगी। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, राजस्थान की किस महिला ने पोलैंड में आयोजित वुमेन टेक समिट में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है? किसने किया है? तस्नीम महजबीन ने किया है। राजस्थान की जो तस्नीम महजबीन है, इन्होंने क्या है? जो पोलैंड में आयोजित हुई थी वुमेन टेक समिट, इसमें क्या किया था? राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था। किसने किया था? तस्नीम महजबीन ने। कहाँ पर आयोजित हुई थी? पोलैंड के अंदर आयोजित थी वुमेन टेक समिट, ठीक है। तस्नीम महजबीन। देखो उदयपुर की तस्नीम महजबीन ने 14-15 जून को पोलैंड में हुई वुमेन टेक समिट में भाग लिया। किसने लिया था? तस्नीम महजबीन ने किया। कब लिया था? 14 से 15 जून को पोलैंड में हुई थी वुमेन टेक समिट में भाग लिया था। ये कहाँ के रहने वाली है? उदयपुर की रहने वाली है। प्रदेश में
वह एकमात्र महिला रही जो इस समिट में हिस्सा बनी। समिट में 85 देशों के करीब 8,000 लोगों ने शिरकत की थी। ठीक है, ये ऐसी फर्स्ट वुमेन थी जिसने क्या था, इस समिट में हिस्सा लिया था। ठीक है, कहाँ की रहने वाली थी, उदयपुर की रहने वाली थी। कब कहाँ पर लिया था, कहाँ पर हुई थी आयोजन, पोलैंड में हुआ था वुमेन टेक समिट। ठीक है, आगे देखो, इस नीम ने राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए आईटी और तकनीक में महिलाओं के बढ़ते कदमों का महत्व बताया था। इसने क्या किया था, कि जो राजस्थान में जो प्रतिनिधित्व करते हुए इसने आईटी जो आईटी है या आईटीआई है या जो तकनीक है उसके अंदर जो महिलाओं के बढ़ते क्रम है उसके बारे में बताया था। इस समिट में हिस्सा लेने के लिए ऑनलाइन एग्जाम की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। इसमें क्या है, जो ये जो समिट आयोजन हुआ था ऐसा, इसके अंदर क्या था, ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ता था। ठीक है, उसमें आपकी प्रतिभा और कार्यशैली से जुड़े प्रश्नों के साथ साथ इस समिट का हिस्सा क्यों बनाए जाते आदि के बारे में प्रश्न पूछा जाता था और इस पर निबंध लिखकर भेजना होता था। इसके अंदर क्या है, एक ऑनलाइन एग्जाम अरेंज करवाया जाता था। ठीक है, उसके अंदर क्या है, बहुत सारे एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते थे कि आप इस समिट में हिस्सा क्यों बने हो। ठीक है, उसके बारे में क्या है, क्वेश्चन पूछे जाते थे और उसमें क्या है, एक निबंध लिखकर उसको क्या करना था, भेजना पड़ता था। ठीक है, आगे देखो, स्वास्थ्य विभाग राजस्थान ने एक तपेदिक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से एक टीबी मुक्त राजस्थान अभियान का प्रारंभ किया गया। ठीक है, कब तक रखा गया है, लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। ठीक है, कौन सा है, टीबी मुक्त राजस्थान अभियान प्रारंभ किया गया है। ठीक है, 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है। अभियान कौन सा है, टीबी मुक्त राजस्थान अभियान। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टीबी मुक्त करने को, राजस्थान टीबी मुक्त करने के लिए कितने तक का लक्ष्य रखा है, 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, स्वास्थ्य विभाग राजस्थान ने रखा है। ठीक है, कब तक, 2025 तक। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे देखो, राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक का आयोजन हुआ है 2023-24 में। राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक का आयोजन कब हुआ है, 2023-24 के अंदर हुआ है। कौन कौन सी हैं, राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक का क्या हुआ है, आयोजन हुआ है। राजस्थान में 23 जून 2023 को राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक का कब हुआ है, 23 जून 2023 को किया गया है। ठीक है, इसके अंदर देखो, सबसे पहले है ग्रामीण ओलंपिक। क्या है, ग्रामीण ओलंपिक है। इसके दौरान क्या, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में पहाड़ी खो खो, महिला वर्ग, शूटिंग बॉल, पुरुष वर्ग, टेनिस बॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ठीक है, रस्साकशी, महिला वर्ग खेल होंगे। ठीक है, 2023-24 में अभी कौन से होंगे, देखो इसके अंदर एक तो होगा खो खो। खो खो क्या है, महिलाओं के लिए है। खो खो सिर्फ किसके लिए है, महिला वर्ग के लिए। और शूटिंग बॉल सिर्फ पुरुष वर्ग के लिए। ठीक है, टेनिस बॉल है, उसके अलावा टेनिस बॉल, क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल और रस्सा कसी, ये भी सिर्फ किसके लिए है, महिला वर्ग के लिए। तो इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट देखो क्वेश्चन क्या बन रहा है, ये पूछा जा सकता है कि जो खो खो है और जो रस्सा कसी है ये किससे संबंधित है। याद रखेंगे सिर्फ महिलाओं से संबंधित है, जबकि शूटिंग बॉल है सिर्फ पुरुष वर्ग से संबंधित है। ठीक है, ये 6 खेल कौन देखो कौन कौन से, एक तो खो खो, शूटिंग बॉल, टेनिस बॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल और रस्सा कसी। ठीक है, इन सभी कौन खेलों को याद रखेंगे। ठीक है, कौन से हैं ये, ग्रामीण ओलंपिक के हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे है शहरी ओलंपिक की बात करें तो शहरी ओलंपिक के दौरान दौड़, बास्केटबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, खो खो महिला वर्ग के लिए, फुटबॉल पुरुष वर्ग के लिए, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स 100, 200 और 400 मीटर दौड़ का आयोजन होगा। इसके अंदर क्या, एथलेटिक्स के अंदर देखो ये याद रखेंगे कितने मीटर का होता है, 100, 200 और 400 मीटर का आयोजन होगा। ठीक है, इसमें याद रखेंगे जो शहरी ओलंपिक है इसके अंदर एक गेम देखो फुटबॉल क्या है, इसके अंदर न्यू शामिल हुआ है फुटबॉल किसके लिए है, पुरुष वर्ग के लिए है। फुटबॉल किसके लिए है, पुरुष वर्ग के लिए। और खो खो किसके लिए है, महिला वर्ग के अंदर है। इसके अंदर फुटबॉल याद रखेंगे। शहरी ओलंपिक में फुटबॉल गेम शामिल है जो किसमें नहीं है, ग्रामीण ओलंपिक में नहीं है। ठीक है, फुटबॉल किसमें नहीं है, ग्रामीण ओलंपिक में नहीं। एथलेटिक्स भी नहीं है उसके अंदर और ये फुटबॉल भी नहीं है। 100, 200 और 400 मीटर की दौड़ होती है। ठीक है, शहरी ओलंपिक में याद रखेंगे कौन कौन से गेम है, देखो बास्केटबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, खो खो, फुटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स। ठीक है, 100, 200 और 400 मीटर की दौड़ के अंदर कहाँ पर हुए हैं, शहरी ओलंपिक हुए हैं 2023-24 के अंदर। ठीक है, आगे देखो, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन प्रस्तावित हुआ है। देखो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। और तभी क्या है, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। ठीक है, ये क्या है, जो राजस्थान में जो ग्रामीण और शहरी ओलंपिक हुए थे उसके अंदर जो गेम शामिल है उसको हम याद रखेंगे। शहरी ओलंपिक में देख लो जो फुटबॉल गेम है वो सिर्फ पुरुष वर्ग से संबंधित है, खो खो है वो महिला वर्ग से संबंधित है, एथलेटिक्स 100, 200 और 400 मीटर की दौड़ के अंदर होता है। ठीक है, इस प्रकार हम ग्रामीण और शहरी ओलंपिक के जो गेम है इनको याद रखेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया, 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है,
इस प्रकार जो हमारी करंट अफेयर वीडियो थी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।